you all are doing good. So students, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन. अब जब इक्वेशन का नाम आता है तो हमारे माइंड में वो मैथ्स एंड साइंस वाली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फ्लो करने लग जाती हैं, राइट? तो डोंट बी स्केयर्ड. हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे हमारे पास क्या क्वेश्चन आया कि क्या हमें अकाउंट्स में भी इक्वेशन स्टडी करनी पड़ेगी? तो द आंसर इज यस. हमें इक्वेशंस तो स्टडी करनी पड़ेगी, बट वो एक सिंगल इक्वेशन होगी जो कि हमारा कंप्लीटली अकाउंटिंग में हेल्प करेगी. एंड सेकेंड चीज कि क्या वो साइंस और मैथ्स की तरह कॉम्प्लेक्स होंगी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती क्या है? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज, यानी कि जब हम कैपिटल और लाइबिलिटीज का एडिशन करते हैं तो वो एसेट्स के इक्वल हो जाता है. देखिए, जब हम अपने अपकमिंग क्लासेस में बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, बैलेंस शीट इस तरीके से होती है. उसके दो साइड्स होते हैं. एक साइड आपकी हो गई एसेट्स और दूसरी साइड्स होगी आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल. तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, करेक्ट? तो अगर ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स आपकी पोस्टिंग में कहीं कोई एरर हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको वापस अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा से रीचेक करना पड़ता है और उस एरर को फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है और फिर पोस्टिंग को करेक्ट करना पड़ता है. तो ये हमारा जो है एक चेक पॉइंट बन जाता है कि अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स आपकी पोस्टिंग करेक्ट है. अगर इक्वल नहीं है, इट मीन्स आपकी पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है. तो जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाती है कैपिटल प्लस में लाइबिलिटीज, वो इक्वल होंगी आपकी एसेट्स के. तो आज जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो इससे हम जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं. देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था कि आपकी जो इंग्लिश अप्रोच थी, आपकी जो अमेरिकन अप्रोच थी, उसके थ्रू हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे फॉर्म करते हैं, करेक्ट? अभी हमें क्या सीखना है कि एक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बिहाफ पे भी आप, उसके बेस पे भी आप अपनी जर्नल एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट? तो हम वो जर्नल एंट्रीज भी साइड साइड बना के दिखा देंगे. तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फर्स्ट कॉलम होता है आपका, वो आ जाता है आपका सीरियल नंबर का, ठीक है? अब सेकंड जो कॉलम है वो आपका आ गया ट्रांजैक्शंस का. फिर आपकी आ गई कैपिटल प्लस में जो आपकी लाइबिलिटीज हैं और वो आपके इक्वल हैं एसेट्स के. ठीक है? और एक ये साइड पे हम लोग, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नहीं है, बट हम साइड पे इस वाले कॉलम में हम लोग जर्नल एंट्रीज बना के चेक कर देंगे. तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म की जाती हैं. देखिए, ये कोई सेट परफॉर्मर नहीं है कि आपको कैपिटल और लाइबिलिटीज पहले ही लिखना है और जो आपका एसेट्स है वो आपको बाद में लिखना है. ये आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको, एसेट्स को आप पहले भी लिख सकते हैं और कैपिटल लाइबिलिटीज को इस कॉलम में भी लिख सकते हैं. कुछ बुक्स में आपको ये इस तरीके से मिलेगा, कुछ अलग बुक होंगी उनके अंदर आपको एसेट्स पहले मिल जाएगा, कैपिटल और लाइबिलिटीज वो है बाद में मिल जाएंगी. तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से आप अपना परफॉर्मा बना सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहली जो चीज हुई होगी वो क्या होगी कि आपका जो ऑनर है उसने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, करेक्ट? जब हम कैपिटल, कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो कैपिटल तो हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है. तो सबसे पहले जो हमने ट्रांजेक्शन की वो हमने से कर दी कैपिटल इन्वेस्टेड.
रुपीज 2 लाख। अब देखिए 2 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट की है तो वो या तो कैश की फॉर्म में की होगी या आपके बैंक में डिपॉजिट करवाई गई होगी या 50% या 40-60% इस तरीके से करके कुछ पैसा जो है बिजनेस के अंदर लिक्विड फॉर्म में कैश फॉर्म में रख लिया गया होगा और कुछ को बैंक में रख दिया होगा, डिपॉजिट करवा दिया गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों ही सिनारियो ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है तो कैपिटल आ गई मेरी यहाँ पर 2 लाख रुपीज की, ठीक है। अब कैपिटल 2 लाख रुपीज की आ गई और इसके लिए मुझे लगा लीजिए मैंने जो कैश लिया, कैश वो आ गया 1 लाख रुपीज का और बैंक जो है बैंक में डिपॉजिट हो गया वो भी हो गया 1 लाख रुपीज का, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, 1 लाख प्लस में 1 लाख 2 लाख हो गया। 2 लाख हमारे पास एसेट्स आ गई और 2 लाख की हमारे पास कैपिटल हो गई, इक्वल हो गया। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो टैली हो गई। तो अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है वो क्या हो गई, 2 लाख प्लस में लायबिलिटी हमारे पास कोई भी नहीं थी तो ये 0 हो गई। जो एसेट्स थी हमारे पास 1 लाख हो गई हमारा कैश और 1 लाख हो गया हमारे पास बैंक, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए जर्नल एंट्री के लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती हैं इनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जब भी इसके अंदर इंक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, अगर डिक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। एसेट्स होती हैं, एसेट्स का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, यानी कि जब उसके अंदर हमारा इंक्रीज होगा तो हम डेबिट कर देंगे और अगर डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। यही रूल होता है हमारा। तो अब देखिए एसेट्स जो थी उसके अंदर क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है क्योंकि कैश आया हमारे पास 1 लाख रुपीज, बैंक आया है 1 लाख रुपीज। तो जब एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कैश और बैंक दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में क्या आ गया मेरा, ये तो 1 लाख रुपीज से हो गया। अब 2 में क्या होगा, देखिए कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुई है। तो जब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसमें इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कैपिटल जो ऑनर की कैपिटल्स थी उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये हमारी एंट्री फॉर्म हो जाती है, करेक्ट। तो जर्नल एंट्री हमने बना ली अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आ गया, जब कैपिटल इन्वेस्ट हो जाती है तो आगे बिजनेस के अंदर हम क्या स्टेप लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने कुछ एसेट्स परचेज की है, इट कैन बी आपका फर्नीचर है या फिर आपकी गुड्स हैं या मशीनरी है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स होती हैं जिसकी कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, करेक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मशीनरी खरीद ली है 50,000 रुपीज की। तो मैंने यहां पे सेकेंड ट्रांजेक्शन किया, मशीनरी परचेज्ड ऑफ ₹50,000, ठीक है। अब मशीनरी जब परचेज हुई है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरी जो एसेट है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मशीनरी को 50,000 की ऐड कर दिया। 50,000 जो है मेरा वो ऐड हो गया 50,000 का। अब 50,000 की जब मुझे पेमेंट करनी पड़ी है, कोई भी चीज अगर मैंने परचेज की है तो मुझे उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी।
तो इसकी जब पेमेंट की तो वो पेमेंट मुझे देखिए, या तो मैं कैश पेमेंट करूंगी, या मैं चेक के थ्रू पेमेंट करूंगी, या फिर मैं हाफ कैश दे दूंगी, या हाफ पेमेंट जो है आपकी वो कैश के थ्रू करूंगी, या हाफ चेक के थ्रू करूंगी। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो 50,000 में से लेट्स से मैंने 10,000 रुपीज कैश दे दिया और 40,000 रुपीज का चेक काट कर दे दिया अपने जिससे सप्लायर था जो मेरा, जिससे मैंने मशीनरी खरीदी थी। तो अगर मैंने 10,000 रुपीज का कैश डिडक्ट कर दिया और यहां से मैंने क्या किया, 40,000 रुपीज का बैंक डिडक्ट कर दिया, तो जो मेरे पास न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसमें देखिए कि आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है, क्योंकि आपने सिर्फ मशीनरी खरीदी है और उसके बदले में पेमेंट कर दी है, करेक्ट। तो जो कैपिटल है वो आपकी कुछ भी नहीं हुआ इस वाले ट्रांजेक्शन से, लायबिलिटीज का भी कुछ नहीं हुआ। तो जो न्यू इक्वेशन जो मेरी बन गई वो कितनी बन गई, 2 लाख में, 2 लाख का नो इम्पैक्ट था तो 2 लाख रह गया, प्लस में आपका लायबिलिटीज नहीं था, यहां पर आपका कैश जो है वो 90,000 आ गया, प्लस में जो आपका बैंक है वो 40,000 से लेस हो गया है तो वो 60,000 बच गया, प्लस में मशीनरी इंक्रीज हो गई है आपकी 50,000 रुपीज से। ये आपकी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इस न्यू इक्वेशन से अगर मुझे जर्नल एंट्री प्रोसेस करनी है तो देखिए इम्पैक्ट जो हुआ है वो मेरी सिर्फ एसेट्स के ऊपर हुआ है, करेक्ट। एसेट्स में जो भी इंक्रीज हुआ उसको डेबिट करना पड़ेगा। इंक्रीज हुआ क्या है, मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दूं मैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट कैसे की, देखिए पेमेंट की थी 10,000 रुपीज कैश से की थी, तो टू कैश अकाउंट 10,000, और बाकी बैंक से किया था, चेक के थ्रू किया था तो 40,000 का किया था, तो टू बैंक अकाउंट 40,000। टोटल मेरे पास 50,000 की मशीनरी परचेज की थी मैंने, ठीक है। ये मेरी बन गई जर्नल एंट्री, इसके थ्रू बन गई। अपनी नरेशन हम लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज। अब जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है, देखिए एसेट्स हमने खरीद ली है, कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर दी है। अब जो नेक्स्ट होगा हमें कुछ मटेरियल या कुछ गुड्स जो है वो परचेज करना पड़ेगा ताकि हम उसको सेल आउट कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। हमारे बिजनेस का मोटिव ही है कि प्रॉफिट अर्न करें हम, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से हम लोग अपने गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर किया गुड्स परचेज्ड ऑफ रुपीज लेट्स से 40,000, ठीक है। अब 40,000 रुपीज का सामान अगर मैंने परचेज किया तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक हुआ वो कितने का हो गया, 40,000 का, करेक्ट। 40,000 का स्टॉक हो गया। अब उसकी पेमेंट कैसे हुई ये हमें डिपेंड करता है। 40,000 की पेमेंट जो की थी वो हमने लेट्स से हमने कैश में जो की वो की 30,000 से, और 10,000 का चेक से पेमेंट हो गया। मशीनरी जो थी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था, इस पर जो कैपिटल थी वो भी नो इम्पैक्ट था, और ये भी जो लायबिलिटीज थी उसके ऊपर भी नो इम्पैक्ट था। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई वो क्या हो गई, कैपिटल हमारी एज इट इज रह गई 2 लाख की, प्लस में लायबिलिटीज कोई भी नहीं है, अभी तक 0 है। आपका जो कैश है, कैश कितना रह गया, 90 में से 30 लेस हो गया हमारा, तो 60,000 बच गया। बैंक कितना बच गया, 60 में से 10 चला गया है, 50,000 बच गया है। प्लस में मशीनरी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है 50,000 रुपीज की, प्लस में 40,000 के हमारे पास जो गुड्स थे वो इंक्रीज हो गए हैं। ये हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी 2 लाख बन रहा है और यहाँ पर भी 2 लाख बन रहा है, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो फिर से टैली हो गई है, करेक्ट। अब इसके थ्रू हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री में फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज था ये फिर से अनइम्पैक्टेड रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुआ है वो एसेट्स का ही रहा है, और वो क्या इम्पैक्ट है कि 40,000 रुपीज का स्टॉक आया है, उसकी पेमेंट हुई है, जो कैश और बैंक जो है वो डिक्रीज हो गया है, करेक्ट। तो इसके लिए हमें स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 से,
क्योंकि जब स्टॉक के अंदर किसी एसेट्स के अंदर इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो कैश में और बैंक में, तो टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। करेक्ट। कैश कितना गया 30,000, बैंक कितना गया 10,000, तो 30,000 एंड 10,000। नरेशन हो जाएगी हमारी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस 30,000 एंड ऑन बैंक बेसिस या फिर चेक के थ्रू चेक आपकी 10,000 रुपीज। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हमारी टैली हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन आती है, अब इसमें देखिए एक चीज और निकल के आ रही है कि जब हमने गुड्स खरीदा था या स्टॉक इंक्रीज किया था तो उसकी जब एंट्री हमने की वो हमने परचेज अकाउंट से क्यों की, या जब हम किसी गुड्स को हम सेल आउट करते हैं तो हम उसको सेल्स अकाउंट में क्यों डालते हैं। देखिए गुड्स है, गुड्स तो गुड्स है। अगर हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं तो उसका मशीनरी अकाउंट, आपका फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट। लेकिन जब गुड्स खरीद रहे हैं तो हम गुड्स अकाउंट ही क्यों नहीं रख लेते, आपका परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट क्यों खोल रहे हैं। तो देखिए उसके पीछे एक रीजन होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, ये क्लियर हो जाएगा ताकि हमें पता चल जाए कि हम इसके दो अकाउंट्स ओपन क्यों करते हैं। अब देखिए गुड्स अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज के गुड्स खरीदे थे और उनको 20,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 1,20,000 पे बेच दिया। ये आपने इंक्रीज हो गया था आपके गुड्स और ये डिक्रीज हो गए क्योंकि सेल आउट हो गए। करेक्ट। अब क्या हो गया, इसके अंदर अगर मैं बैलेंस देखूंगी तो मेरा जो गुड्स अकाउंट है वो मुझे बोलेगा कि मेरे पास नेगेटिव बैलेंस है 20,000 का। अब गुड्स जो है वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, गुड्स तो या तो आपके बिजनेस में है या फिर नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, कोई भी सामान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो वो हमारे पास एक फॉल्स इंफॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो 20,000 है ये आपका गुड्स का नहीं, ये प्रॉफिट है। तो अगर हम एक ही अकाउंट खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम गुड्स का अकाउंट खोल लेते हैं, तो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे सेल्स या परचेज की तो आपको प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरी टाइम। जितने भी आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करें हर बार आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ ईयर जब आप अपने बैलेंस शीट्स बना रहे होंगे और अपना प्रॉफिट टैली कर रहे होंगे तो आपको उन सारे प्रॉफिट्स को कंबाइन करके उसके टोटल करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट है कितना। ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम तो काफी बिग हो गई। अब इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया कि एक काम कर लेते हैं, गुड्स के दो सेपरेट अकाउंट खोल दो, एक हो जाएगा परचेज अकाउंट, एक हो जाएगा सेल्स अकाउंट। सीधा सीधा यहाँ पे गुड्स अकाउंट खोलने की बजाय क्या करो, एक अपना परचेज अकाउंट डाल दो, एक सेल्स अकाउंट डाल दो। जितनी भी परचेज यहाँ पर हुई ये आपकी हो गई परचेज अकाउंट में, जितनी भी सेल्स होंगी इसका टोटल आपका सेल्स में चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर इसका आप डिडक्शन कर लीजिए, सेल्स में से आपको परचेज लेस कर लीजिए, जो भी आपका 20,000 आ गया या जो भी अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि एक ही वन गो में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस चीज को इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और क्लियर करने के लिए और प्रॉफिट की कैलकुलेशन को बार बार हमें ना करना पड़े, इस चीज को सिंपल करने के लिए गुड्स का अकाउंट गुड्स अकाउंट के नाम से नहीं खोला जाता, बल्कि उसको परचेज या सेल्स डिफरेंट नाम से खोला जाता है और अकॉर्डिंगली उनके बैलेंस ट्रांसफर किए जाते हैं। जब भी हम कोई सामान परचेज करेंगे तो परचेज में डालेंगे, अगर सेल्स में करेंगे तो सेल्स में डालेंगे। इसी तरीके से जो बाकी एसेट्स होती है जैसे कि फर्नीचर हो गया या मशीनरी हो गई, उसको हम लोग रीसेल वैल्यू, रीसेल की वजह से नहीं खरीदते हैं। जब हमने उसको परचेज किया इट मीन्स हम उसको अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं। करेक्ट। हमारा कोई मोटिव नहीं होता कि हम उसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए जो उनका अकाउंट है वो उनके नाम से ही खोला जाता है, क्योंकि हमें उन्हें सेल आउट ही नहीं करना। लेकिन गुड्स जो होते हैं उनको हमें खरीदना भी है और फिर सेल आउट भी करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो इस वजह से इसके दो अकाउंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी न्यू इक्वेशन तो फॉर्म हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा आता है कि जैसे अब आपका बिजनेस रन कर रहा है
तो रन कर रहा है तो आपने कुछ एम्प्लॉयज भी रखे होंगे, करेक्ट। एम्प्लॉयज की आपको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी या कोई और एक्सपेंस भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो जब एक्सपेंसेस आते हैं हमारे, लेट्स से कि आपने सैलरी पे की है मंथ एंड के ऊपर, तो हम यहाँ पर करते हैं सैलरीज पेड ऑफ रुपीज से 30,000, ठीक है। अब 30,000 की जब सैलरी पे की है तो वो कैश के थ्रू की होगी या फिर चेक दिया होगा, या कुछ को चेक दिया होगा कुछ को कैश दिया होगा। सिनेरियो तो दो ही हो सकते हैं, पेमेंट का मोड तो दो ही टाइप से होगा। तो इसमें क्या होगा, लेट्स से आपने 30,000 जो है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 30,000 जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 30,000 हमारा कैश डिक्रीज हो गया, करेक्ट। बैंक इस बार चेक से कोई पेमेंट नहीं हुई थी, सेम है, नो इम्पैक्टेड। आपका जो मशीनरी है नो इम्पैक्टेड, स्टॉक है नो इम्पैक्टेड, करेक्ट। आपके क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज जो है नो इम्पैक्टेड। लेकिन जो आपका सैलरीज है, देखिए जितना भी आपके एक्सपेंस होते हैं या फिर आपकी जो इनकम होती है वो उनका डायरेक्ट हिट आपकी कैपिटल के ऊपर जाता है। जो कैपिटल आपकी इन्वेस्ट होती है उसी में से उसकी पेमेंट की जाएगी, या कोई प्रॉफिट होगा तो वो ऑनर्स की कैपिटल में ही ऐड किया जाएगा, करेक्ट। तो सैलरी जो है वो एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का, तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर से डिडक्ट कर देंगे। तो यहां से मैंने क्या किया, 30,000 रुपीज लेस कर दिए, तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई वो क्या हो गई, देखिए 20 में से 2 लाख में से 30,000 लेस किए तो ये बन गया 1,70,000। क्रेडिटर हमारे पास है ही नहीं, करेक्ट। यहां पर हमने कैश था, कैश हमारा कितना आ गया 30,000, प्लस में आपकी जो बैंक था या बाकी सारी चीजें थी उनमें कोई हिट नहीं है, तो सेम हो गई हमारी इक्वेशन। तो फिर से हमारी जो टैली हो जाती है, हमारी इक्वेशन जो है वो अपना कंसेप्ट फिर से फॉलो कर लेती है कि हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज वो हमारी एसेट्स के इक्वल हो गई हैं, करेक्ट। और इसकी अगर मुझे आपकी जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए इंक्रीज कहाँ हुआ है, डिक्रीज कहाँ हुआ है, हमें चेक करना पड़ेगा। एसेट्स है वो हमारे क्या हुआ, एसेट्स में डिक्रीज हुआ। जब एसेट्स में डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल जो है उसमें डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज जब कैपिटल में हो जाता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मुझे कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। अब हर बार जब कैपिटल को ही अगर मैं डेबिट या क्रेडिट करती रहूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी कैपिटल किस रीजन से डेबिट क्रेडिट हो रही है। तो इसीलिए जब भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है तब तो हम उसका कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस या कोई भी आपकी कमीशन है या फिर कोई इनकम हो रही है तो उसको हम उसी नाम से स्पेसिफाई करते हैं जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री के टाइम पे हमारा यहाँ पर क्या था, सैलरीज। तो मैंने क्या किया, सैलरीज अकाउंट ओपन किया, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया और पेमेंट हुई है कैश के थ्रू, तो टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट हुई है, 30,000 रुपीज की। तो 30,000 मैंने डेबिट कर दिया एंड 30,000 क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। ये हमारी न्यू इक्वेशन थी और ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। तो देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, अब जब आगे हमने जब गुड्स परचेज किया था तो उसको हम सेल आउट भी करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो हो जाएगा गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज। हमारे पास टोटल 40,000 के गुड्स है, लेट्स से हमने 30,000 का सेल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या रहेगा 30,000 इन रुपीज 35,000, यानी कि 35,000 में हमने सेल आउट कर दिया कितने को, 30,000 का जो स्टॉक था। तो हमारे पास 5,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो अब ये जब पेमेंट हुई है और ये स्टॉक कम हुआ है तो उसका इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे। ये देखिए गुड्स जब सोल्ड सेल आउट हुए हैं तो 30,000 के थे, तो हमारा जो स्टॉक है 40,000 का वो 30,000 से कम हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 30,000 हो गया। अब हमें देखना है कि जो 35,000 हमें इसके अगेंस्ट मिले हैं वो हमें कैसे मिले हैं। अब वो हमारे दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, आपका 35,000 जो है वो मिलेगा कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू मिलेगा,
या फिर हमें क्या होगा कि कुछ हमारे पास डेटर्स हो जाएंगे जो हमें बोलेंगे कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स में भी हम लोग आपकी पेमेंट कर देंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ अमाउंट जो है वो कैश में आ गया और कुछ फ्यूचर पेमेंट आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम दोनों सिनेरियो ले लेते हैं। अगर 35,000 मुझे आता है तो लेट्स से मेरे पास जो है 30,000 इसमें से आ गया कैश, तो मेरा जो कैश है वो इंक्रीज हो गया, करेक्ट। और उसने क्या बोला कि 5,000 जो है वो आफ्टर 2 मंथ्स आ जाएंगे मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब जब डेटर्स इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, 5,000 के डेटर्स आ गए। बाकी जो आपका इम्पैक्ट था वो कुछ हुआ ही नहीं है किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो 0 रह गया। तो अब मेरी जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो कैपिटल है वो आपकी कितनी लाख की कितनी हो जाएगी, 1,70,000, करेक्ट। तो 1,70,000। अब यहाँ पर देखिए आपने 30,000 रुपीज का तो डिडक्ट हुआ है, आपके पास टोटल 35,000 का आया है। जो 5,000 रुपीज है वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो 5,000 जो है यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कैपिटल के अंदर मेरा इम्पैक्ट कितना हुआ, 1,75,000 का। प्लस में क्रेडिटर तो है ही नहीं हमारे पास अभी तक। कैश जो हुआ वो कितना हो गया, इंक्रीज हो गया मेरा 60,000 से। बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, 50,000 रह गया, ऐसे कैसे। प्लस में आपकी जो मशीनरी है नो इम्पैक्टेड, तो 50,000 जो था उसका बैलेंस वो सेम हो जाएगा। स्टॉक है जो आपका वो कितना था, 30,000 से डिक्रीज हो गया है। तो 40 में से 30 अगर मैं डिक्रीज करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 10,000 का बच गया रिमेनिंग जो है, और 5,000 के मेरे पास डेटर्स आ गए, करेक्ट। तो अब अगर मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में चेक करती हूँ तो 1,75,000 यहाँ पर हो गया और 1,75,000 मेरी एसेट्स हो जाती हैं, तो फिर से वो इक्वल हो जाएंगी। अब अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो वो एंट्री कैसे होगी, देखिए यहाँ पर मेरा जो इंक्रीज हुआ है एसेट्स में वो 30,000 है। 30,000 कैश इंक्रीज हुआ है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया 30,000 से। उसके बाद मेरा और क्या इंक्रीज हुआ, यहाँ पर डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटर्स को डेबिट कर दिया। कितने से किया, 5,000 से। और यहाँ पर हुआ क्या, मेरा स्टॉक जो है वो स्टॉक 30,000 से कम हुआ है, और ये स्टॉक बिका कितने में है, हमने सेल आउट किया 35,000 में। तो जब भी हम सेल करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं, तो टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया, 35,000। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जब गुड्स हम सेल आउट कर रहे हैं तो हम उसका अमाउंट टोटल ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेम वे में 35,000 हमने कर दिया। जर्नल एंट्री के टाइम पे हम प्रॉफिट की एंट्री अब भी करने की जरूरत नहीं है, वो हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं ईयर एंड के ऊपर जाके, ठीक है। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा होगा, लेट्स से अब हमारे पास क्या था, डेटर्स थे, उनकी हमारे पास आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट आ गई है। तो हम लोगों ने क्या किया, कैश रिसीव किया। कैश रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम डेटर्स। ठीक है। अब 5,000 जब आया है तो कैश आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से। बाकी इम्पैक्ट कहाँ होगा, डेटर्स हैं वो 5,000 से डिक्रीज हो जाएंगे, बाकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, तो नो इम्पैक्टेड, करेक्ट। और यहाँ पर जो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज थी उनमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, 1,75,000 की यहां से हो गई, प्लस आपका जो लायबिलिटीज है वो 0 हो गया, यहां पर हमारा हो गया 65,000, ये हो गया 50,000, प्लस में 50,000 आपका यहां पर मशीनरी आ गई, 10,000 का आपके पास स्टॉक है, और डेटर जो है वो 0 हो गए हैं क्योंकि उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है।
तो ये हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इसकी अगर मुझे एंट्री करनी है तो वो मैं कैसे करूंगी? जर्नल एंट्री के अंदर क्या होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी एसेट्स का इम्पैक्ट क्या हुआ है। कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो जब इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 5000 से। और डिक्रीज क्या हुआ है हमारे पास, डेटर्स डिक्रीज हो गए हैं। तो पहले जब हमारे पास डेटर्स जो क्रिएट हुए थे तो हमने उसको डेबिट किया था क्योंकि वो इंक्रीज हो गए थे। अभी वो डिक्रीज हो गए हैं तो मुझे उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू डेटर्स अकाउंट 5000, ये हमारी जर्नल एंट्री फॉर्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं तो उसमें हमारी दोनों साइड्स यानी कि कैपिटल और लायबिलिटीज का जब हम टोटल करते हैं वो आपका हमेशा एसेट्स के इक्वल ही होता है, क्योंकि हमेशा एक ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है। वो दो कहीं ना कहीं दो चीजों को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है, और इसी के बेस पे हम अपनी जर्नल एंट्रीज भी फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको जर्नल एंट्रीज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आपको आती है। तो आज हमने अपनी क्लास में ये सीखा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक के बारे में स्टडी करेंगे।